और बड़ी खबर जिसे हम लगातार ट्रैक कर रहे हैं, आज बाजारों का हाल कैसा है। विदेशी संस्थागत निवेशक द्वारा ब्लू चिप में खरीदारी के बीच गुरुवार को निफ्टी और सेंसेक्स ने नया रिकॉर्ड बनाया। कारोबारी सत्र के दौरान एनएससी निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंचते हुए 22,900 का स्तर पार कर गया था। दूसरी ओर सेंसेक्स भी मजबूत उछाल के साथ एक बार फिर से 75,000 का स्तर पार कर गया। इस दौरान सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही बेंचमार्क इंडाइसेस में करीब 1.5% की बढ़त के साथ कारोबार दिखाई दिया। आरबीआई द्वारा जो 2.1 लाख करोड़ रुपए का बम्पर लाभांश की खबर थी और चुनावी नतीजों में एनडीए की तीसरी पारी की उम्मीदों के बीच ये उत्साह दिखाई दिया है। और इस पूरे मामले पर एनसी माहेश्वरी, जो कि हमारे मार्केट एक्सपर्ट हैं, फारसाइड ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एनसी माहेश्वरी जी, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। क्या कहेंगे, ये ऑल टाइम हाई जो है, अब क्या बाजारों को लगता है कि सरकार में स्थायित्व बना रहेगा और एनडीए में नई सरकार को लेकर के क्या माहौल बन रहा है? हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरह से हमने 5 फेज के इलेक्शन के बाद जो मार्केट में डायरेक्ट एग्जिट पोल तो नहीं है, लेकिन लोगों की जो अपना पल्स रिएक्शन है, जो लोगों को इनफॉर्मल रिएक्शन, उसके चलते हुए लोगों को मानना है कि वो सरकार दोबारा आने के लिए तैयार है। और हमारी मार्केट में जो स्थायित्व है, जो स्टेबिलिटी है, वो सबसे बड़ा फैक्टर। और माइक्रो लेवल पे जिस ढंग से आपने कहा कि आरबीआई ने जिस तरह से 2.1 सीआर का जो लाभांश दिया है, ऑलमोस्ट 1/10 ऑफ जीएसटी कलेक्शन है। ईयरली जो जीएसटी कलेक्शन है, उसका 1/10 आपको एक साथ ही मिल गया। तो इसके दो चीज है, या तो हम अपनी बोरोइंग पावर्स पे यूज करेंगे, बोरोइंग कम करेंगे, अदरवाइज इतना पैसा नई डेवलपमेंट के लिए खर्च होगा। तो अगर हम बोरोइंग में यूज करें, इनको कम करें, तो भी हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट बचेगा। और अगर हम नई कैपिटल इन्वेस्टिव स्कीम में लगाएंगे, तो हमारी नया लाभांश आएगा। तो ये 2 लाख रुपए से गवर्नमेंट बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर पाएगी। तो लोगों को फायदा है, लोगों को ये नजर आ रहा है कि इतने पेमेंट आने से, और ये एक शुरुआत है। अगर आप देखेंगे कि एक कंपनी ने इतना दिया है पैसा, तो बाकी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जिनके आप परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं कि पिछले 2 साल में अगर किसी भी सेक्टर ने सबसे ज्यादा डेवलपमेंट दिखाई है, सबसे ज्यादा अच्छा पॉजिटिव प्रदर्शन दिखाया है, तो उसमें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो दे विल आल्सो फॉलो सूट। मतलब वहां से भी हमें लाभांश और ज्यादा मिलने वाला है। तो ओवरऑल ये सारी चीज हमारे इंडिया की इकोनॉमी को बहुत अच्छी तरह से दर्शा रही है। अगर आप एमएसआई इंडेक्स की बात करें, जी उन्होंने जी। डेट फंड्स के लिए इंडिया को डाल दिया है। तो मुझे लगता है हर ढंग से इस समय इंडिया की जो इकोनॉमी है, वो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गर होती जा रही है। लेकिन माहेश्वरी जी, जो कल हमने देखा, कल की जो खरीदारी जब ऑल टाइम हाई बनाया सेंसेक्स और निफ्टी में, तो जो ब्लू चिप में खरीदारी थी वो ज़्यादा दिखाई दी। मार्केट ब्रेथ अगर आप देखें तो नेगेटिव रहा, यानी ज़्यादा स्टॉक्स गिरे तुलना में जितने स्टॉक्स चढ़े हैं। ये क्या दिखाता है? और एफआईआईज का वाकई आपको लगता है फिर से रुझान वापस भारत के ब्लू चिप्स की तरफ बढ़ रहा है? हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस ढंग से हमने एफआईआई की कल परचेज देखी, तो पॉजिटिव परचेज थी। और एफआईआई खाली जो टॉप ब्लू चिप्स कंपनी है, उसी में ही खरीदते हैं। हमारा जो स्मॉल कैप है, वो लोकल, हमारा जो लोकल इन्वेस्टर्स है, वो ज्यादातर स्मॉल कैप खरीद रहा है। स्मॉल कैप का मतलब ये नहीं है कि वो एकदम सस्ता शेयर है। अगर आज हम बीएमएल की बात करें, जो 4,500 का शेयर है, वो भी स्मॉल कैप है। और काफी 1000 प्लस की काफी स्मॉल कैप है। पर स्मॉल कैप का मतलब है जिसकी ओवरऑल कैपिटलाइजेशन कम है। और उस कैपिटलाइजेशन कम में जो इंडेक्स फंड है, जो बाहर के फंड हैं, उनका जो एक क्राइटेरिया होता है, वो टोटल मार्केट कैप होता है। टोटल मार्केट कैप के चलते हुए उस तरीके के शेयर्स में नहीं खरीदते। तो जब उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली, तो उन्होंने जो स्मॉल कैप है उसको थोड़ा बेचा, और बड़े कैप में, लार्ज कैप में ब्लू चिप्स कंपनियों में उन्होंने एंट्री की। इसके चलते हुए हमें लगा कि एडवांस डिक्लाइन रेशो जो है, वो इतनी पॉजिटिव नहीं है जितनी की मार्केट को। जिस तरह से उन्होंने 1200 पॉइंट सेंसेक्स या करीब 350 पॉइंट का जो इंडेक्स में गेन आया निफ्टी में, उसके जी। चलते वो उसको ट्रूली रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रही है। बट दैट इज द ट्रू इकोनॉमी, दैट इज द रियल स्ट्रेंथ ऑफ आवर स्टॉक मार्केट। चलिए, आप कह रहे हैं रियल स्ट्रेंथ है, लेकिन शुरुआत में जो आपने कहा कि चुनाव, ऐसा बाजार को लगता है कि फिर से स्थायित्व सरकार है और सरकार में स्थायित्व सभी को पसंद होता है, निवेशकों को। आगे जाते 2024 में कितना रिटर्न दे सकता है बाजार, ये देखते हुए कि फिर से एनडीए तीसरी बार रिपीट कर सकती है? देखिए, बाजार के लिए इससे और अच्छी चीज कुछ नहीं हो सकती। लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट अपना नई इकोनॉमिक पॉलिसी को किस तरह से, अगर हम स्टेटस को की बात करें, एज ऑन टुडे, जैसे अगर हम मान के चलते हैं लॉन्ग टर्म अगर पॉलिसी यही होगी, तो मुझे लगता है बाजार पिछले साल से ज्यादा बेटर रिटर्न देगा। पिछले बार जिस तरह से हमने देखा कि 17 to 18% का रिटर्न आया, उससे ज्यादा रिटर्न की हमें पूरी चांस है। और मुझे लग रहा है कि इस दिवाली तक ही हमारे इन्वेस्टर को एक अच्छी दिवाली देखने को मिलेगी। लेकिन जिस ढंग से अपनी गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए, स्ट्रिक्ट इकोनॉमिक एज वेल एज पॉलिटिकल डिसीजन लेने के लिए प्रसिद्ध है,
तो मुझे लगता है कि इस बजट में लो इट्स टू अर्ली टू डिस्कस, लेकिन बहुत हमें ऐसे डिसीजन देखने को मिलेंगे जिससे शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि हमारी कैपिटल मार्केट स्लाइटली इफेक्टिव। अंतिम सवाल आपसे माहेश्वरी जी, 4 जून पर सभी लोग की निगाहें हैं। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं ऑल टाइम हाई अभी बना लिया, शायद हम पहले खरीद लेते। 4 जून तक आप लोग क्या कर रहे हैं, या फिर वहां उस दिन की क्या स्ट्रेटजी है, या फिर उसको आराम से जैसे बाकी दिन है उसी की तरफ गुजारने का आप लोगों नहीं, का ऐसा नहीं है। प्लानिंग है? हमारी मार्केट का मानना है कि 4 जून तक हमारा जो इंडेक्स है वो 23,400 हो जाएगा। तो नेक्स्ट 2-3 दिन में आप देखेंगे करीब 400 पॉइंट निफ्टी और बढ़ने का चांस है। तो अभी भी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए बाई की जा सकती है, और अगर एकदम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट खरीदती है तो उसके बाद मुझे लगता है एक बार लेट द गवर्नमेंट फॉर्म, उसके बाद बजट आएगा, उसके बाद अगर लीनियर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो उस बजट ही करनी है। लेकिन इस समय शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ट्रेडिंग स्टडीज के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अब मार्केट देखिए नीचे भी जा रही है, ऊपर आ रही है, वॉलेटिलिटी ज्यादा है, और लेकिन पॉजिटिव ब्याज इंक्रीज का है। जब पॉजिटिव ब्याज टुवर्ड्स इंक्रीज है तो इन्वेस्टर के लिए सबसे अच्छा टाइम है पैसा कमाने। आप कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में ऊपर ही और जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन नतीजे क्या कहते हैं कंपनियों के? कल हमने आईटीसी के नतीजे देखे, प्रॉफिट थोड़ा गिरा है, लेकिन ऐसी दिग्गज कंपनियों में जो एफएमसीजी सेक्टर से जुड़ी हुई हैं, आप लोगों का क्या इस वक्त नज़रिया बन रहा है, खासतौर पर ये देखते हुए कि जो रूरल डिमांड है वो भी ज़्यादा बढ़ रही है आंकड़ों में शहरों के मुकाबले, और पहली बार ये ट्रेंड दिखाई दे रहा है इमर्ज होता हुआ? और देखिए पेंटअप जो डिमांड जो हमारी पीछे भी कभी कई बार चर्चा हुई है, और बुलेट जो डिमांड है, जो खासकर जो हमारी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, जो हमारी एक कंजम्पशन करने की जो अंदर से आवृत्ति है, जो हमारी एक अंदर से एक फीलिंग है जिसको हम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं, वो काफी अच्छी डेवलप हो रही है रूरल और अर्बन कैटेगरी में। और इन सिटीज में जिस ढंग से डिमांड बढ़ के आई, आप देखेंगे मोटरसाइकिल की बात करें तो मोटरसाइकिल आज मेट्रो में कम ली जाती है, लेकिन रूरल एरिया में भी मोटरसाइकिल बहुत अच्छी ली जा रही है, और आप उसे चलते हुए देखेंगे सारे शेयर मोटरसाइकिल के काफी अच्छे चल रहे हैं। इस तरह से जो एफएमसीजी है, जो लोअर प्रोडक्ट है, जो लोग सिंपल हाइजीन या ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट्स थे, उनके शायद उतनी डिमांड नीचे नहीं होती थी जितनी आज बढ़ती जा रही है। लेकिन एफएमसीजी जो सेक्टर है उसमें हल्का सा जो प्रेशर इसलिए है कि बाकी सेक्टर्स में बहुत अच्छी रिटर्न है। आज आप मेटल्स की बात करें, आप चाहे गोल्ड की बात करें, चाहे सिल्वर की बात करें, इवन कॉपर की बात करें, इवन स्टील की बात करें, ये सारे ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। तो जो रूरल इकोनॉमी है उसमें जो सेविंग्स है वो स्लाइटली कहीं ना कहीं बुलियन की तरफ चली जाती है। तो वहां पे चलते हुए लोग सोच रहे हैं कि इतना पैसा हमें बुलियंस में आ रहा है, तो थोड़ा सा पैसा वो वहां डाइवर्ट कर रहे हैं। इससे चलते हुए थोड़ी कंजम्पशन जितनी हमें आशा थी उतनी अभी कंजम्पशन नहीं आ रही है। लेकिन अल्टीमेटली और लॉन्ग टर्म्स में जो इंडिया का उदय है, जो इंडिया की आने वाली सदी है, और जो लॉन्ग टर्म में कंजम्पशन आएगी वो रूरल और 3 टियर सिटीज से ही आएगी, और जिस पे पूरी मार्केट और इकोनॉमी काफी बुलिश है। आपने बुलियन का जिक्र किया माहेश्वरी जी, सोने को लेकर के ट्रेडर्स की राय क्या इस वक्त बन रही है? क्या भाव में थोड़ी सी कमी आएगी, या फिर ये 71-72 का जो लेवल है वो बने रहने की उम्मीद है? बुलियन मार्केट पर आप लोग क्या समझ पा रहे हैं? देखिए 2024 ये मेटल का ईयर, अगर हम इसको ईयर के हिसाब से चले, और मेटल्स में आपने देखा होगा शुरू से भी, इवन स्टील में आप टाटा स्टील की बात करें ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। आप सेल की बात करें गवर्नमेंट सेक्टर में, उसका भी बहुत अच्छा शेयर चल रहा है। पिछले एक साल में करीब 40 से 45% का रिटर्न खाली स्टील सेक्टर ने दिया है। अगर आप सिल्वर की बात करें, अभी 93,000 या 4,000 पे चल रही है। एक बार अगर वो 1 लाख रुपए क्रॉस हो जाती है, जो हम मान के चल रहे हैं बड़ी जल्दी होगी, तो इसका सीधा नेक्स्ट टारगेट ही 1,25,000 रुपए है। तो इसका मतलब है आने वाली नेक्स्ट दिवाली से पहले मुझे लगता है सिल्वर में 25% का इजाफा आ जाएगा। ऐसे ही जहां तक गोल्ड की बात है, वर्ल्ड ओवर जो मार्केट है, जब भी हम देखेंगे इकोनॉमीज में कन्फ्लिक्ट है या कंट्रीज में आपस में लड़ाई है, तो जो सबसे सेफ बेट है, इन्वेस्टमेंट की जो सेफ हेवन है, वो गोल्ड है। आज भी जो वर्ल्ड के जो टॉप सेंट्रल बैंक्स हैं, वो अपनी इकोनॉमी को, अपनी सेविंग्स को डॉलर में ना लगा के अपने गोल्ड में लगाना चाहते हैं। तो ये जो डिमांड है कंजम्पशन की डिमांड नहीं है, ये जो डिमांड है ये कोई ऑर्नामेंट्स की डिमांड नहीं है। ये डिमांड है कि जो लोग पहले अपनी सेविंग्स को, जो कंट्रीज डॉलर्स में लगा के रखते थे, वो शायद अब डॉलर्स में उतना विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जी। कम से कम ये मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज है,
वो सारे के सारा गोल्ड को अपने एज ए रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं, और सो लॉन्ग ये सेंट्रल बैंक गोल्ड को करेगा तो इसकी डिमांड कम नहीं होगी, ना इसकी प्राइस कम होने का कोई जी चांस। महेश्वरी जी, चलिए अब चलते चलते ऑल टाइम फेवरेट जो इस वक्त सारे एनालिस्ट का दिख रहा है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। आप भी थोड़ा सा बता दीजिए कि कौन से जगह पर आप लोगों की निगाह है, और नई सरकार बनने के बाद वो कौन से शेयर्स हैं या फिर जो स्टॉक्स हैं वो आपको बेहतर करते हुए नजर आएंगे इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में हमेशा ही हम बुलिश रहे, लेकिन उसने मार्केट को कभी इतनी अच्छी रिटर्न नहीं दी है। इसलिए हम चलते हुए सोचते हैं कि इन्वेस्टर्स को एक अच्छा अगर शेयर लेना है तो बैंकिंग सेक्टर मुझे लगता है कि ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू द इंफ्रास्ट्रक्चर। और बैंकिंग में भी आप देखेंगे कि HDFC ने पार्टिसिपेट नहीं किया है रैली में, लेकिन सूनर और लेटर HDFC बैंक भी पार्टिसिपेट करेगा। तो आप बैंकिंग सेक्टर में कोई भी शेयर लें, वो मुझे लगता है ज्यादा बेटर है इमीडिएट इंफ्रास्ट्रक्चर में जाने से। महेश्वरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए और इतनी डिटेल में एनालिसिस करने के लिए। ऑल टाइम हाई जो मार्केट है उस पर और लगातार दूसरे सेक्टर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप देख रहे हैं इकॉनमी टुडे और आगे हमारा फोकस, और फोकस बहुत ही स्पेशल है। कहीं मत जाइए, आप बने रहिए इकॉनमी टुडे के साथ।